दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि आप बिहार के रहने वाले हैं और पानी पीते हैं तो आप पानी नहीं बल्कि जहर पीते हैं। जी हाँ, क्योंकि अधिकतर जिलों के पानी में जहर मिला हुआ है, यानी कि अधिकतर जिलों के पानी से कैंसर होने का खतरा काफ़ी अधिक है। जी हाँ, बिहार के 18 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की उच्च सांद्रता का संबंध इन जिलों में पित्ताशय के कैंसर की घटनाओं के साथ होना बिहार के विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने बताया है कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक हालिया सर्वे में पाया गया है कि 38 जिलों में से 18 जिलों में भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाए जाने की सूचना दे दी गई है। इन जिलों के लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की स्वीकार्यता सीमा से अधिक आर्सेनिक सांद्रता वाला पानी पी रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है। उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों ने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 18 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किए गए 46,000 भूजल नमूनों का विश्लेषण किया है। आर्सेनिक दूषितकरण से गंभीर रूप से प्रभावित बिहार के जिलों में बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर आदि शामिल है, जो कि गंगा नदी के तट के करीब स्थित है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सीमांचल के हैं, यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के हैं, तो फिर वहाँ के पानी भी सही नहीं है। जी हाँ, वहाँ के पानी में भी काफ़ी ज़्यादा आर्सेनिक और फिर आयरन पाए गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में 40 से 50 साल की उम्र के युवाओं की मौत का ग्राफ जनवरी में बढ़ गया है। इसकी वजह ठंड सामने आ रही है। यहाँ पारा लगातार नीचे जा रहा है। जहाँ कल तापमान गिर करके 6 डिग्री तक पहुँच गया। पिछले 24 साल में तीसरी बार ऐसी स्थिति बनी है जब तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा है। साल 1998 से अब तक मात्र साल 2013 में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री, जबकि 2018 ही ऐसा साल रहा जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा था। उसके बाद 2023 में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री पहुंचा है। ठंड का असर यह है कि जिले के सदर अस्पताल में अब बीपी और फिर हृदय रोग के मरीज बढ़ गए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिन में धूप खिलेगी, लेकिन रात का पारा और अधिक नीचे गिरेगा, जिससे ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी। अधिकतम तापमान में भले ही वृद्धि होगी, लेकिन न्यूनतम तापमान 17 जनवरी तक 2 डिग्री तक होने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड के बीच सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज आ रहे हैं। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित मरीज की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बक्सर के चौसा में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर के नई राजनीति शुरू हो गई है। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बक्सर की अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष पिछले 24 घंटे से उपवास रख करके मौन व्रत पर बैठे हुए थे। इस दौरान भीम आर्मी के सदस्यों ने उपवास पर बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री को काला झंडा भी दिखाया, जब भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी नोक-झोंक भी हुई। उपवास पर बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री ने अम्बेडकर चौक पर शनिवार की दोपहर 1 बजे अपने उपवास को तोड़ा। जूता सिलने का काम करने वाले मोची चंदन राम ने उनको दूध पिला करके उनका उपवास तोड़वाया। ठीक उसके 1 घंटे बाद जदयू, राजद और फिर वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने वहां गंगा जल छिड़क करके बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल का सुदृढ़ीकरण किया। अम्बेडकर चौक पर सबसे पहले जदयू कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़का। इसके बाद राजद और वाम दलों के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर के अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। उनके ही लोग अब उनके खिलाफ हो गए हैं। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया है और पटना में के पंचमुखी हनुमान मंदिर में रामचरितमानस का पाठ किया है और कहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम लोग अल्प ज्ञानी हैं, हम लोग नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं। वहीं शेखपुरा में ग्रामीणों ने अर्थी यात्रा निकाली और जम करके उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। शेखपुरा बड़बीघा प्रखंड के मुबारकपुर चितौड़िया गांव के ग्रामीणों के द्वारा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की
अर्थी यात्रा निकाली गई। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ जम करके नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया गया। शिक्षा मंत्री अब भी अपने बयान पर कायम है, जहां लोगों ने कहा कि उन्होंने पूरे बिहार की हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिसके खिलाफ शेखपुरा के लोगों ने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला दहन किया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया है कि 11 जनवरी को तुलसीदास की रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया गया है। रामचरितमानस मनुस्मृति समाज को विभाजित करने वाली पुस्तकों उनके द्वारा बनाई गई थी, जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने पूरे बिहार के हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की लापरवाही की आए दिन खबरें सामने आती है। जहां आम लोगों की हमेशा ये शिकायत होती है कि डॉक्टर अस्पताल में अपनी ड्यूटी से गायब हैं। जहां ऐसे डॉक्टर्स को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बताया है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में 5 सालों से अधिक अवधि से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 80 से अधिक डॉक्टरों को कल कैबिनेट ने बर्खास्त कर दिया है। ऐसे बाकी बचे सैकड़ों डॉक्टरों पर भी हमारी कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा है कि कर्तव्य में कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दूं कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस फैसले पर मुहर लगाई गई है। बर्खास्त किए गए इन डॉक्टरों को अररिया, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर और दरभंगा समेत अलग अलग जिलों में भेजा गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजनीति पिछले कुछ महीनों में जहां 360 डिग्री घूम गई है, तो वहीं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री और फिर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपने बयान के कारण चर्चा में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि सासाराम में आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी जुबान फिसल गई, जहां उन्होंने वहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार का नाम ही बदल दिया, यादव कह करके संबोधित किया है। यानी कि उन्होंने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार यादव कहा है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने भूल सुधार ली। वहीं पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मैं पुजारी हूँ, लेकिन गेरुआधारी नहीं हूँ, क्योंकि गेरुआधारी के वेश में देश के अंदर कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। मैं समाजवादी विचारधारा के साथ भगवान का पुजारी हूँ। समाजवादी विचार वाले पुजारी देश के अंदर सभी जातियों और फिर संप्रदाय का भला सोचते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी मोबाइल के चक्कर में अपनी संस्कृति से विमुख होती जा रही है। युवाओं को अपने परिवार में संस्कार को बरकरार रखने के लिए पूजा पाठ की विधि को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। कृष्ण भक्ति में विभोर होकर के मैं हमेशा मधुर, वृंदावन और फिर बरसाना जाता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। कृष्ण भक्त में विभोर होकर के मैं हमेशा मथुरा, वृंदावन और बरसाने जाता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं इसी उम्र में चारों धाम का तीर्थ कर चुका हूँ। उन्होंने सुझाव दिया है कि युवाओं को जवानी में ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। देसी गाय का दूध पीना चाहिए, क्योंकि देसी गाय के अंदर 33,000 देवी देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। जब प्रदेश में यूको टूरिस्ट का विकास किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मकर संक्रांति को बधाई दिलाई है। दोस्तों, बात करते हैं कि ठंड का प्रकोप बढ़ते ही लोग अब बीमार पड़ने लगे हैं। जब वहीं ठंड के चलते 2 साल से कोविड से परेशान लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जब सर्दी में जहां हार्ट के साथ अटैक की समस्या तेजी से सामने आ रही है, तो वहीं अब पोस्ट कोविड के मरीजों में भी फेफड़ों में इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। ये बात सही है कि अभी ऐसे मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन मरीजों को दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा संकट आया था, जो अस्पतालों में कई दिनों तक रहने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, ऐसे मरीजों को ज़्यादा परेशानी आ रही है। यह हालात ये हो गए हैं कि कोविड से परेशान मरीजों को फेफड़ों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस तरह से हर दिन 10 से 15% तक मरीज डॉक्टर के यहाँ पहुँच रहे हैं। डॉक्टर AK श्रीवास्तव का कहना है कि मौसम काफ़ी ठंडा होने से यहाँ समस्याएं तेज़ी से बढ़ने लगी है। ऐसे में 10% तक मरीज बढ़े हैं। ऐसे मरीजों में सांस की नली में परेशानी ज़्यादा आ रही है। मरीजों को सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में लोग आपसी विवाद में जान लेने को उतारू हो जाते हैं। कभी कभी तो विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग अपनों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अब एक ताजा मामला बिहार के जहानाबाद से निकल करके सामने आ रहा है। यहाँ एक आपसी विवाद के कारण चाचा ने ही अपने भतीजे की हत्या कर डाली। ये पूरा मामला परबिघा थाना क्षेत्र के कालोपुर का बताया जा रहा है। दरअसल बिहार के जहानाबाद जिला की परबिघा थाना क्षेत्र के कालोपुर गांव में एक कलयुगी चाचा ने आपसी विवाद को लेकर के अपने ही भतीजे की
ईंट से मार करके घायल कर दिया, जिसकी मौत इलाज के क्रम में हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कालापुर निवासी राजकुमार डांगे के एक पुत्र देश रत्न कुमार को उसके चाचा ने जमीन विवाद में ईंट से मार करके बुरी तरीके से घायल कर दिया। चाचा से झड़प के दौरान युवक को माथे तथा नाक पर चोट बुरी तरीके से लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद जब जहानाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया तो फिर वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में जियो 5G की धूम मची हुई है। जब दुनिया में जियो कंपनियां अपना प्रचार प्रसार काफ़ी तेजी के साथ कर रही है। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रिलायंस जियो ने एक बड़ा कदम उठाया है। यह कंपनी ने छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्यों में अपनी 5G सेवा की शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जियो ट्रू 5G सेवाओं की शुरुआत की है, जब वहीं पर बिहार और झारखंड के भी कई शहर जियो ट्रू 5G का हिस्सा बन चुके हैं। जब बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर के साथ झारखंड की राजधानी रांची और स्टील सिटी जमशेदपुर वो शहर है जिन्हें जियो 5G सेवाएं मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष रहे राजीव रंजन जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू से 2010 में इस्लामपुर से विधायक थे। 2014 में राजीव रंजन बीजेपी में गए थे जब लालू नीतीश साथ हुए थे। राजीव रंजन ने कुछ दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया था। आपको बता दूं कि राजीव रंजन कुर्मी समाज से हैं। नालंदा में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में रविवार को राजीव रंजन जेडीयू में शामिल हुए हैं। इस दौरान ललन सिंह ने कहा है कि राजीव रंजन हमारे पुराने साथी हैं। बीच में रास्ता भटक करके सबसे बड़का झुट्टा पार्टी में शामिल हो गए थे। अपना घर अपना होता है, जब किराए के घर में गए थे, इसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। वहीं ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सत्ता में आए बीजेपी को 8 साल हो गए, लेकिन बीजेपी के किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि बता पाए कि 8 सालों में मोदी सरकार ने कौन कौन सा काम किया है लोगों के हित में। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ योजना बनाती है। आयुष्मान भारत योजना और फिर उज्ज्वला योजना सिर्फ नाम के लिए चला है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है या नहीं, इस संबंध में जानकारी नहीं लेना है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है या नहीं, ये केंद्र को पता नहीं है। गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाने की बात की थी, आज तक 15 रुपए नहीं पहुंचा है। दोस्तों बात करते हैं कि सीतामढ़ी में बाघ ने 9 दिनों के अंदर 3 शिकार किए हैं। लोगों में खौफ है और वन विभाग के अधिकारी अब तक बाघ को तलाशने में नाकाम रहे हैं। बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे की सहायता ली जा रही है, लेकिन बाघ कैमरे को भी चकमा देने में अब तक कामयाब रहा है। रविवार को वीटीआर की 5 सदस्यीय टीम सीतामढ़ी पहुंची और फिर नगर क्षेत्र के खरका गांव के सड़े में बाघ की तलाश ड्रोन की सहायता से शुरू कर दी। यह टीम ने बाघ के पगमार्ग के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ड्रोन से जांच के दौरान खरोड़ी के अंदर कुछ पगमार्ग मिले हैं जो बाघ के लग रहा है। हालांकि कल बाघ का किसी तरीके के मूवमेंट का पता नहीं चला। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल इलाकों में इस साल 2 नए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH पर आगमन की सुविधा शुरू हो जाएगी। करीब 143 किलोमीटर लंबाई में बन रहे अररिया, गलगलिया और फिर नरेनपुर पूर्णिया 4 लेन NH पर इस साल से आवागमन शुरू हो जाएगा। इन दोनों NH की अनुमानित लागत करीब 3,504 करोड़ रुपए है। इन दोनों सड़कों से होकर के आवागमन शुरू होने से बिहार के कई जिलों से पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र का सीमा तक का सीधा संपर्क होगा। इसके अलावा अररिया गलगलिया सड़क के समानांतर ही इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का भी निर्माण हो रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। अररिया गलगलिया 4 लेन NH का निर्माण 2 पैकेज को मिलाकर के करीब 94 किलोमीटर लंबाई में हो रहा है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी मेसर्स GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 10 जनवरी 2022 को दी गई थी। इसे पूरा करने की समय सीमा 9 जनवरी 2024 है, लेकिन उसमें जमीन अधिग्रहण की समस्या सुलझ चुकी है। यह साथ ही मुआवजे का भुगतान जिला प्रशासन कर रहा है। कार्य की प्रगति से इसी साल इस सड़क पर आवागमन शुरू होने की संभावना है। अररिया गलगलिया के पहले पैकेज में गलगलिया से बहादुरगंज तक करीब 800 करोड़ की लागत से करीब 49 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क बन रही है। वहीं दूसरे पैकेज में बहादुरगंज से अररिया तक करीब 799 करोड़ की लागत से करीब 45 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क बन रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त इस महीने में किसी भी दिन जारी हो सकती है। इस योजना को लेकर के भूलेखों के सत्यापन में भी तेजी आ गई है। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना से बाहर किया जा सकता है। जी हाँ, पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये आर्थिक मदद प्रदान करती है। ये आपको भी पता है। ये राशि किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके भेजी जाती है। 12वीं किस्त अक्टूबर 17 तारीख को भेजी गई थी। जी हाँ, अब 13वीं किस्त आने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप एक काम नहीं करेंगे तो आपको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा? वह काम है ई-केवाईसी। जी हाँ, बिना ई-केवाईसी के किसानों को 13वीं किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे में अगली किस्तों का लाभ उठाने के लिए किसान पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ई-केवाईसी की प्रक्रिया जरूर पूरा कर लें, अन्यथा आप पीएम किसान योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। वेबसाइट के अलावा आप CSC सेंटर पर भी जाकर के ई-केवाईसी करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज में नशे के खिलाफ किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इसमें एक के साथ ही युवक को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज जिले की टाउन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वीर कुंवर बस स्टैंड के निकट स्थित मल्ला बस्ती से एक युवक को 21 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। इस मामले में टाउन थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में ASI संजय यादव के द्वारा धंधेबाज को धर दबोचा। गिरफ्तार युवक की पहचान मन्नू सहनी पिता लाल सहनी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक टाउन थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह को स्मैक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ASI संजय यादव को कार्रवाई का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम ने रंगे हाथों स्मैक बेचते हुए मन्नू को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उन नियोजित शिक्षकों की नौकरी इस माह जा सकती है जिनका सर्टिफिकेट अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। जी हां, इस संबंध में बिहार में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ऐसे शिक्षकों को आगाह किया गया है कि वे 26 जनवरी तक अपने सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड कर दें। नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से कई बार अपने सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक लगभग 90,000 की संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो अपने सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किया है। अब शिक्षा विभाग ने अपना रुख सख्त करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षकों की नौकरी जाएगी और वेतन मद में भुगतान की गई राशि की वापस वसूली होगी। शिक्षा विभाग के सूत्रों के माने तो ऐसे शिक्षकों की सूची जिले के निगरानी के नामित अफसरों को दी जाएगी ताकि जांच करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ये जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में चल रही है। शिक्षा विभाग के मुताबिक साल 2006 से 2015 तक बहाल हुए 3,12,180 शिक्षकों की जांच विजिलेंस की टीम कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सामाजिकता अधिकारिता शिविर में 427 दिव्यांग जनों को बीच शिविर में सहायक उपकरण का वितरण करने पहुंची शिविर सांसद रमा देवी ने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चरवाहा विद्यालय के छात्र से कोई क्या उम्मीद रख सकता है। उस पार्टी के नेता तो चरवाहा विद्यालय की शिक्षा पाए हुए हैं, जिन्हें में सिर्फ भैंस चराना और फिर अंडा भाजना ही काम है। वह तो रामचरितमानस पर इस तरीके का बयान देगा ही। दोस्तों बात करते हैं कि रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर महागठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जहां आरजेडी पर भाजपा से मिलीभगत करने की आशंका जाहिर की है, तो फिर वहीं इस बयान पर राजद ने आपत्ति जताई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग बकवास कर रहे हैं, वह फालतू बातें कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार हिमालय श्रृंखला के निचले इलाके में स्थित है। नतीजा यह है कि कोसी, कमला बलान, गंडक, परमान जैसी बड़ी संख्या में नदियां हिमालय से निकलती है और उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों को पार करके अंत में गंगा नदी में मिल जाती है। राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन नदियों द्वारा लाई जाने वाली गाद और उत्तर बिहार के निचले इलाकों में इसके जमा होने से प्राकृतिक नालों में रुकावट है। जहाँ अनियोजित तरीके से विभिन्न जिलों की जल निकासी और व्यवस्था विकसित होने के बाद ये और भी बदतर हो गया है। पानी हिमालय श्रृंखला से आता है, लेकिन खराब जल निकासी प्रणाली के कारण वापस नहीं लौटता है या फिर दूसरी तरफ नहीं जाता है। वहीं पर कुशहा त्रासदी एक ऐसा उदाहरण है जिसने 2008
2008 में बिहार के सुपौल जिले में 500 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। यह कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और फिर बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल तक जाती है और अंत में गंगा में गिरती है। इसने 2008 में कुशहा तटबंध को तोड़ दिया था और सुपौल में हजारों एकड़ जमीन इसके पानी में डूब गई थी। वहीं पर कुशहा त्रासदी एक ऐसा उदाहरण है जिसने 2008 में बिहार के सुपौल जिले में 500 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। यह कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और फिर बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल तक जाती है और अंत में गंगा में गिरती है। इसने 2008 में कुशहा तटबंध को तोड़ दिया था और सुपौल में हजारों एकड़ जमीन इसके पानी में डूब गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे पर 72 सीटों वाला यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब बचाव कार्य जारी है, फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार काठमांडू से पोखरा जा रहा यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान पोखरा के पास दुर्घटनाग्रस्त विमान पर 68 यात्री सवार थे। नेपाली मीडिया के मुताबिक इस हादसे में अब तक 32 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई है, जहाँ हादसे वाली जगह से अभी तक 36 शव बरामद हो गए हैं। इस हादसे के तुरंत बाद नेपाल सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस विमान को लेकर के जानकारी सामने आई है कि लैंडिंग से पहले ही हवा में प्लेन में आग लग गई थी। यह नेपाली मीडिया द काठमांडू पोस्ट से यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बतौल ने कहा है कि यति एयरलाइंस के विमान में कुल 68 यात्री और फिर चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। विमान पुराने हवाई अड्डे और फिर पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली से पटना लौटने के बाद चिराग पासवान का पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान चिराग पासवान ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि यदि हिम्मत है तो फिर रामचरितमानस को बैन करके दिखाएं, सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ इस तरह के बयान से बंटवारे की राजनीति को साधने की कोशिश हो रही है। वहीं रामचरितमानस पर चंद्रशेखर के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये बयान अशोभनीय, निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। जहाँ बिहार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर है वह बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीख लेकर के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये मांग की है कि यदि शिक्षा मंत्री में हिम्मत है तो फिर वे रामचरितमानस को बैन करके दिखाएं। रामचरितमानस के बारे में सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह के बयान से बिहार में बंटवारे की राजनीति को साधने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि बक्सर की समस्या पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार बक्सर में समाधान निकालने में विफल साबित हुए हैं। सिर्फ किसानों की समस्या को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इनके पास लाठी के अलावे कोई समाधान है ही नहीं। हर समस्या के जड़ के में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद पटना में स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने 16 जनवरी से सभी सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया है। हालांकि शीतलहर और ठंड का सितम जारी है, लेकिन तापमान में पहले से कम गिरावट देखी जा रही है। एहतियात के तौर पर पटना में स्कूल खोलने के समय में बदलाव किया गया है। पटना के डीएम के द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बिहार में मौसम पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी ठंड है। यह खास करके सुबह और शाम के वक्त ठंड ज़्यादा है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस सुबह स्कूल खोलने के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूलों की घंटी सुबह 9:30 बजे बजेगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी स्कूलों में सुबह 9:30 बजे दोपहर 3:30 बजे तक पढ़ाई होगी। आपको बता दूं कि बढ़ती ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। जब बिहार में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया था, जबकि इससे पहले भी पटना के डीएम ने 7 जनवरी तक ही स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार को बीजेपी हर मोर्चे पर घेर रही है, फिर चाहे वह हेलीकॉप्टर और फिर जेट खरीदने का मामला हो, या नीतीश की समाधान यात्रा हो, या फिर आरजेडी के नेताओं के विवादित बयान हो। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने एक बार फिर से कई मुद्दों पर महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के दबाव में हैं। राजद के विधायकों, मंत्रियों की अनर्गल बयान पर चुप्पी साध लेते हैं। कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार की फजीहत होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी डर से चुप हैं कि राजद कहीं जदयू को हटा करके अपनी सरकार न बना ले। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए निखिल आनंद ने कहा है कि दिलचस्प बात यह है कि मिस्टर मालूम नहीं मुख्यमंत्री को अपने राजकाज में हो रहे किसी भी घटना, अपराध, विवादास्पद बयान की जानकारी नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी ने अपने कोटे में बाकायदा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग रखा हुआ है। यह नीतीश जी की यात्रा में पूरा जिला प्रशासन के साथ गृह विभाग के
अधिकारी को तो छोड़िए, डीजीपी और फिर चीफ सेक्रेटरी को भी अक्सर साथ रखते हैं। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को कुछ भी मालूम नहीं होता है और वे अनभिज्ञता जाहिर करके जवाब देने से बच निकलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना महामारी के बाद से ही पशुओं पर लंपी रोग कहर बरपा रहा है। इस रोग के संक्रमण से हजारों गौवंश अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार में भी ये सिलसिला जारी है, जहां हाल ही में कैमूर जिले में भी लंपी रोग से ग्रस्त 2 गाय अपनी जान गंवा चुके हैं। लंपी के बढ़ते खतरे के बीच पशुपालन विभाग ने 19 जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरे राज्यों से आने वाले गौवंशों को भी 14 जनवरी तक क्वारंटाइन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कैमूर के साथ साथ दरभंगा, पटना, पूर्णिया, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा, गया और बक्सर जिलों को लंपी रोग के चलते रेड जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पशुओं को लंपी के संक्रमण से बचाने के लिए घर घर जाकर के गोट पॉक्स का टीका लगाया जा रहा है। यहाँ पशुओं को लंपी वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए घर घर जाकर के गोट पॉक्स का टीका लगाया जा रहा है। 9 जनवरी से ही करीब 28 जिलों में टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच पशु चिकित्सक विभाग ने 1.5 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। बिहार के पशु चिकित्सा विभाग ने बिहार के गौवंश के लंपी के संक्रमण से बचाने की तैयारी चालू कर दी है। गाँव-गाँव जाकर के गौवंशों का टीकाकरण किया जा रहा है। यदि लंपी संक्रमण पशुओं के लिए आपातकालीन स्थिति पैदा हो रही है तो फिर पशुपालक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 06122226 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार यानी कि 13 जनवरी को कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजौरी हमले को लेकर के कहा कि अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान का ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार के सवाल पर अमित शाह कहते हैं कि कैसा सवाल कर रहे हो जी। इस वायरल वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्रकार अमित शाह से पूछते हैं कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या डिसीजन लिया गया है, यह ड्रोन अटैक पर किस तरह सरकार काम कर रही है। पत्रकार द्वारा किए गए सवाल पर अमित शाह ने कहा कि सरदार जी, अगर मैं यहाँ पर लिए गए डिसीजन बता दूंगा तो फिर उनके लिए क्या बचेगा। यानी कि अमित शाह इन सवालों के जवाब को सीधे सीधे नकार दिया है। वहीं पर दीपिका रावत नाम के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है और लिखा गया है कि नाच न जाने आंगन टेरा, शर्मनाक बीजेपी। और आप उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को कम करेंगे। तरीका देखिए कैसे एक जरूरी सवाल को हंसते हुए टाल दिया गया। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीते 2 दिनों से ठंड से राहत है। जब धूप निकलने के कारण लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि आज मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी कर दिया है। आज शीतलहर की दूसरी वेव आने की बात कही गई है। जब विभाग ने कहा है कि इन दिनों बिहार में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। उत्तर पश्चिम आर्कटिक से ठंडी जेट स्ट्रीम दिल्ली यूपी से होकर के बिहार में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण बर्फीली हवाएं चलेगी और धूप नहीं निकलेगी। लोगों को फिर से कपकपी का एहसास होगा। आज बिहार के सभी जिलों में सभी हिस्सों में दिन का तापमान 21 से 28 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। धूप निकलने से लोगों को राहत मिली है। हालांकि कल फिर से कोल्ड वेव का हालात बनने वाले हैं। इसका प्रभाव रात में अधिक होने से तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के 19 जिलों में सुबह घना कोहरा रहेगा, जहां इसकी वजह से दृश्यता 50 से 150 मीटर रहेगी। हालांकि दिन में मौसम साफ रहेगा और फिर धुंध का प्रभाव होगा। जहां पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 19 जिलों में सुबह हल्के कोहरे के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के कई क्षेत्रों में शनिवार को मकर संक्रांति के मौके पर हजारों लोगों ने गंगा समेत कई नदियों में डुबकी लगाई। इस मौके पर श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। जब मकर संक्रांति के मौके पर दिवालियों में भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अध्यात्म से जुड़े लोग मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करके चूरा, दही और फिर तिलकुट का भोग लगाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कड़ाके की ठंड के कारण फसलों को पाले से बचाव करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। ठंड का सबसे अधिक असर आलू, सरसों और चने पर देखने को मिल रहा है। यदि इन तीनों में से किसी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो फिर वह है आलू। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 15 दिन में जिस तरीके से पहले ने कहर बढ़ पाया है, इससे आलू की फसल काफ़ी हद तक झुलसा रोग की चपेट में आ गई है। लेकिन झुलसा भी 2 तरह का होता है, तो आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं झुलसा रोग की पहचान। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिक पाले के कारण जब
पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है, आलू सड़ने लगता है, तो फिर इसे झुलसा रोग कहा जाता है। जी हाँ, ये दो तरीके का होता है। इससे अगेती और फिर पछेती झुलसा के रूप में जाना जाता है। अगेती यानी कि झुलसा दिसंबर महीने में शुरुआत में फसल को अपनी चपेट में लेता है। अगेती झुलसा का असर देश में कम देखने को मिलता है। इसीलिए कारण है कि दिसंबर की शुरुआत में पाला अधिक नहीं पड़ता और फिर फसल पाले की चपेट में नहीं आती है। दूसरा होता है पछेती झुलसा। जब पछेती झुलसा ये रोग जनवरी की शुरुआत में लगता है। इस रोग का सबसे ज़्यादा असर फसल पर देखने को मिलता है। इस बार भी पछेती झुलसा ने ही फसलों को सताया है। इसमें आलू को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ये रोग फफूंद जनित होता है। इसके चपेट में आने पर पत्तियां किनारे से झुलस जाती है, पौधे में पूरा पौधा झुलस जाता है, आलू सड़ने लगता है। जितनी मौसम में नमी अधिक होगी ये रोग उतना ही अधिक खतरनाक साबित होता है। इस रोग की चपेट में आने पर आलू 2 से 3 दिन में दम तोड़ देता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप आज यानी कि 16 जनवरी को रेल से यात्रा करने वाले हैं तो फिर सफ़र पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति एक बार जरूर चेक कर लें। दरअसल रेलवे ने आज 16 जनवरी 2023 को 282 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इंडियन रेलवे की वेबसाइट यानी कि NTES यानी कि नेशनल ट्रेन इक्वायरी सिस्टम के मुताबिक आज 282 ट्रेन रद्द करने के साथ ही उन 50 ट्रेनों के सोर्स स्टेशन में भी बदलाव किया है। आज 16 जनवरी को सफ़र करने वाले यात्री घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति एक बार जरूर चेक कर लें। इतनी ट्रेनों को कैंसिल कर देने से देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि ट्रेनों के शेड्यूल में कैंसिलेशन और अन्य बदलाव का असर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, नई दिल्ली, पंजाब, असम, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों पर पड़ेगा। जी हाँ, देश भर की अलग अलग जोन में चल रहे ट्रैक की मरम्मत और फिर निर्माण कार्यों के साथ ही उत्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे के चलते रेलवे पिछले कई दिनों से लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है। 14 जनवरी को भी रेलवे ने 322 ट्रेनें कैंसिल की थी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ट्रेन की स्थिति के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर पूछताछ कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे की वेबसाइट www.inquiry.indianrail.gov.in पर जाकर भी अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों 2 पैसे कमाने के लिए परदेश क्या गए कि 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाली पत्नी बेवफा हो गई। जब वह अपने पति को भूल करके अपने प्रेमी के साथ पार्क घूमने लगी और चाट एवं जलेबी की दुकानों पर गुपचुप मिलने लगी। इस बीच दूसरे प्रदेश से वापस लौटे पति ने पत्नी की इस हरकत का विरोध किया तो फिर उसकी जमकर के पिटाई कर दी। जब पति पत्नी और फिर प्रेमी के त्रिकोण की फिल्मी स्क्रिप्ट वाली खबर बिहार के नवादा से है, जहां अपने ही दोस्त के साथ झूले पर पत्नी को देख करके परदेसी पति भड़क गया और पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाने लगा, जिससे भड़की पत्नी ने अपनी पति की जमकर की पिटाई कर दी। जख्मी पति को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती जख्मी पति टिंकू कुमार ने कहा कि हमारी शादी 2014 में हुई थी। इस बीच वे काम के सिलसिले में महीने भर के लिए दूसरा प्रदेश आते जाता रहता है। उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति में उनका दोस्त करण मिस्त्री उनके घर आते जाता रहता है, पर उनकी अनुपस्थिति में उसका दोस्त और फिर पत्नी देवर भाई के बजाय प्रेमी प्रेमिका के रूप में व्यवहार करने लगी और अक्सर घूमने के लिए एक साथ बाहर आने जाने लगी। इस बीच उसने पति पत्नी को अपने दोस्त के साथ एक पार्क में एकांत में झूला झूलते हुए देखा, जिसका उसने विरोध किया तो फिर पत्नी ने उसकी पिटाई कर दी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि शिकायत करे तो आखिर किससे करे। इस बीच उसके क्योंकि जिसने उसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था वही बेवफा हो गई और जिस दोस्त को घर परिवार को देख रेख करने को कहा था उसी ने दगा दे दिया। जहाँ इसके बावजूद भी उसने खुद के जान की सुरक्षा के लिए पुलिस को आवेदन दिया है ताकि फिर से उसके साथ मारपीट की घटना ना हो। वहीं इस घटना को लेकर के इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। जब कोई बेवफा पत्नी को कोस रहा है तो फिर कोई बदले जमाने को। दोस्तों आप जो पोस्टर देख रहे हैं, इस पोस्टर में राम, रावण, कृष्ण, कंस और अब नीतीश मोदी की लड़ाई बताई गई है। यह पटना के आरजेडी प्रदेश ऑफिस के यानी कि राजद प्रदेश ऑफिस के बाहर मकर संक्रांति और फिर अन्य पार्कों का बधाई संदेश दिया गया है। इसके साथ ही इस पोस्टर के जरिए भाजपा और नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला गया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बता रहे हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता यानी कि जदयू के नेता और फिर मंत्री नीतीश कुमार को लगातार एक सुर में
2024 में मोदी के खिलाफ सीधा उम्मीदवार बता रहे हैं। अब महागठबंधन में शामिल आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बता करके एक पोस्टर जारी किया है, जहां इस पोस्टर में राम रावण कृष्ण कंस और अब नीतीश मोदी लड़ाई बताई गई है। जब पटना के राजद प्रदेश ऑफिस के बाहर मकर संक्रांति और फिर अन्य पर्वों का बधाई संदेश दिया गया है। इसके साथ ही इस पोस्टर के जरिए भाजपा और नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला गया है। इस पोस्टर में कहा गया है कि रामायण में भगवान राम ने रावण को मारा, महाभारत में श्री कृष्ण ने कंस को मारा और अब 2024 में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक मौत मारने वाले हैं। यानी कि 2024 में नीतीश कुमार मोदी को चुनाव हरा करके उनको गद्दी से बेदखल करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना से पश्चिम और फिर दक्षिण जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए बिहेटा अंचल के कन्हौली में बनने वाले नए बस स्टैंड की जगह में बदलाव किया गया है। जहाँ शेरपुर कन्हौली के बीच बनने वाले पटना रिंग रोड के बगल में नया बस स्टैंड बनेगा। जहाँ जानकारों के अनुसार पहले कन्हौली में बस स्टैंड बनने के प्रस्ताव से गाँव में होने वाली जमीन अधिग्रहण में अधिक होने से जगह में बदलाव किया गया है। जी हां, कन्हौली से सटे परखोदीपुर पैनाठी गांव में जमीन अधिग्रहण करके नया बस स्टैंड बनेगा। नए बस स्टैंड के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण होना है। जिला प्रशासन की ओर से लोक वित्त समिति को प्रस्ताव भेजा गया है। समिति से अनुमति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू होगी। पटना रिंग रोड के बगल में नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसमें कन्हौली में 13 एकड़ और परखोदीपुर पैनाठी में 37 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन आज अपने समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जहां जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में रविवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार में आयोजित मिलन समारोह में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पूर्व विधायक राजीव रंजन एवं उनके सहयोगियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद रंजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर गए। इस मौके पर ललन सिंह ने पूर्व विधायक रंजन एवं उनके सहयोगियों को स्वागत करते हुए कहा कि ये इनकी घर वापसी है। उन्होंने कहा कि ये कुछ दिन के लिए भटक करके बरका झुट्टा पार्टी में चले गए थे, लेकिन अपना घर ही घर होता है, या भले ही उसमें कुछ दिक्कत हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सभी वर्ग एवं जाति के लिए न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। उनकी योजनाओं को बाद में नल जली साइकिल और फिर पोशाक योजना किसने शुरू की थी सभी जानते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।